तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्केन की प्रिपरेशन। फर्स्ट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो अल्कीन मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन एंड अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड। तो उनकी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ब्लैक, रेनी निकल और पैलेडियम के साथ, तो वो अल्केन में कन्वर्ट होते हैं। जो कैटालिस्ट होते हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किए होते हैं। तो उसके बाद जब वो इस अल्कीन या अल्काइंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिप्लेस करके उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं और अल्केन में कन्वर्ट होते हैं। तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कि अल्काइन एंड अल्कीन को वो कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि अल्केन में। और इस रिएक्शन को बोला जाता है सेबेटियर सैंडरसन रिडक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे कि फर्स्ट है इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब उसकी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो CH3 मीन्स कि इथेन में कन्वर्ट होता है। वैसे ही 3 कार्बन वाला प्रोपिन लेते हैं, तो जहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे लिया गया है प्लेटिनम और उसको रिएक्शन करवाएंगे तो वो प्रोपिन से प्रोपेन में कन्वर्ट होगा। एसिटिलीन मतलब कि अल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब उसकी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये एसिटिलीन ईथेन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो वो डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। 4 हाइड्रोजन कार्बन पे लगेंगे दोनों कार्बन पे। बट अगर यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 मोल लेते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। वैसे ही डायरेक्टली हम प्रोपाइन को भी प्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेके। उसके बाद नीचे दिखाया गया है कि अगर हम ज़्यादा हाइड्रोजन लेंगे तो वो सीधा अल्केन में कन्वर्ट होता है। अगर सिर्फ हम 1 मोल प्रोपाइन के सामने 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो वो डबल बॉन्डेड प्रोपिन में कन्वर्ट होता है। उस प्रोपिन को आगे हम प्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी रिडक्शन से, हाइड्रोजिनेशन की वजह से। तो ये फर्स्ट था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सेकेंड प्रोसीजर है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब कि जैसे अल्केन में एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें तो वो हो गया अल्काइल ग्रुप, और हैलाइड जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से अगर कोई हैलाइड है अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हम अल्काइल हैलाइड। जब इस अल्काइल हैलाइड की हम जिंक, कॉपर जैसे कैटालिस्ट और अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट उसकी अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हैलोजन को रिप्लेस करके अल्केन में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट है यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड CH3I की जब रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर एंड अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल के साथ, तो वो मीथेन में कन्वर्ट होगा और HI हाइड्रो आयोडिक एसिड मिलेगा, आयोडिक एसिड। सेकेंड है इथाइल आयोडाइड, वही रिएक्शन उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिंक, कॉपर के साथ की प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंट में वो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे इथाइल आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में और मिलता है एंड में HI। थर्ड रिएक्शन देखते हैं वुड्स रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अल्काइल हैलाइड की जब सोडियम मेटल या फिर जिंक मेटल ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं इन अल्काइल हैलाइड को, तो हमको जो अल्काइल हैलाइड लिया है उससे डबल नंबर वाला अल्केन प्रोडक्ट हमको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखोगे मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो दोनों हैलोजन हैं जैसे कि ब्रोमीन वो दोनों सोडियम के साथ जाएंगे और जो दोनों मिथाइल ग्रुप है
दोनों जो मॉलिक्यूल थे उसमें से जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन, तब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो मिथाइल ब्रोमाइड में से बनता है इथेन। तो यहाँ पे इसलिए वुड्स रिएक्शन में आप जो भी अल्काइल हैलाइड लोगे उसका डबल नंबर वाला अल्केन मिलेगा। जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड लिया है तो इथेन मिलता है, अगर इथाइल ब्रोमाइड लेंगे 2 नंबर वाला कार्बन तो सामने मिलेगा ब्यूटेन। तो ये था कि अगर हम सेम नंबर वाला अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट मिलती है। बट अगर हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल में दिया गया है मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड, जब इनके सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हैलोजन है वो हैलोजन तो सोडियम के साथ चला जाएगा, बट ये जो अल्काइल ग्रुप बचा वो एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो प्रोपेन बनता है। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इथेन बनता है। दोनों इथाइल ग्रुप अगर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एन ब्यूटेन मिलता है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम है इस वुड्स रिएक्शन में कि अगर हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमको वेरियस प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसलिए वुड्स रिएक्शन की जगह पे ये लिमिटेड एप्लीकेशन है। इसके लिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मतलब कि ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसके साथ आप जैसे हैलोजन देख रहे हो उसके साथ लिथियम होता है, तो जो भी लिथियम वाला अल्काइल ग्रुप अगर हम लेंगे तो वही आगे हम अल्केन बना सकते हैं। इसलिए वुड्स रिएक्शन की ये कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन है। इसके लिए आगे के अल्केन बनाने के लिए हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का यूज़ करते हैं। और जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं ज़्यादा मेन प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो इसमें कम होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में। तो ये था वुड्स रिएक्शन। और इसकी रिएक्टिविटी अगर देखने जाए ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड देखें या मिथाइल आयोडाइड देखें या मिथाइल क्लोराइड देखें, तो अगर इन तीनों में बात की जाए तो अल्काइल आयोडाइड मतलब Ri, अल्काइल ब्रोमाइड मतलब RBr एंड अल्काइल क्लोराइड मतलब RCl, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो अल्काइल आयोडाइड की है। तो ये थी इसकी रिएक्टिविटी और ये है वुड्स रिएक्शन। ये जो हमने रिएक्शन देखा उसकी अब मैकेनिज़्म देखते हैं कि ओरिजिनल में रिएक्शन में ऐसा होता क्या है जिससे हमको एंड प्रोडक्ट मिलती है। तो फर्स्ट है मैकेनिज़्म में 2 टाइप है, एक है फ्री रेडिकल फॉर्मुलेशन एंड सेकंड है आयनिक मैकेनिज़्म। तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा 11th-12th में कि फिशन, मतलब कोई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, क्लीवेज होता है, तो उसका होमोलिटिक फिशन होता है और हेट्रोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन का मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है RX अल्काइल हैलाइड, अगर RX के बीच में जो डैश दिख रहा है वो है बॉन्ड, अगर वो ब्रेक होता है, वो बॉन्ड है वो किससे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक अल्काइल का इलेक्ट्रॉन एक हैलोजन का इलेक्ट्रॉन। तो उससे जो ये बॉन्ड बना है अगर वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर अल्काइल अपना 1 इलेक्ट्रॉन और हैलोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है तो उसको बोलेंगे हम होमोलिटिक फिशन, मतलब जिससे बॉन्ड बना था वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट के पास है, तो उसको बोलेंगे हम होमोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक का मतलब दोनों में से कोई एक जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं होमोलिटिक फिशन। जब RX का होमोलिटिक फिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम की वजह से यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हुआ, तो जो अल्काइल ग्रुप है R उसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब आप R के पास एक डॉट देख सकते हो, और सोडियम जो है वो X मतलब हैलोजन के साथ वो जो इलेक्ट्रॉन था उसकी वजह से उसने बॉन्ड बना दिया, सोडियम हैलाइड उसने बना दिया। तो ऐसे रिएक्शन में एक अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, तो ये जो R के बाजू में जो डॉट है इसको बोलेंगे हम फ्री रेडिकल। अगर कोई एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसको बोलेंगे हम फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो दूसरे
ऐसे कई फ्री रेडिकल हो गए उनके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक R दूसरे R मतलब एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसको बोलेंगे हम अल्केन। तो ये था फ्री रेडिकल फॉर्मूलेशन। सेकंड है आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म क्या होगा कि अगर सोडियम जो है वो एक आयन फॉर्म करता है, जो सोडियम है अगर सोडियम पॉजिटिव होता है Na प्लस बनाएगा, और Rx में से अगर हैलोजन जो है वो Rx बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें सोडियम पॉजिटिव है, तो अगर सोडियम के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो सोडियम पॉजिटिव है मतलब अल्काइल ग्रुप नेगेटिव होगा, तो R माइनस एंड Na प्लस। इस तरह से ये दोनों एक आयन बनाएंगे, ये होगी आयनिक मैकेनिज्म। और सोडियम जो है यहाँ पे हमने 2 मोल लिया था, मतलब एक सोडियम कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन उनके साथ कनेक्ट होता है एज अ आयन, और एक सोडियम जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हैलाइड बनाता है। तो यही जब जो आयनिक फॉर्म है R माइनस Na प्लस, जब वो दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम यही चीज़ होगी, R माइनस और R प्लस। अगर अल्काइल हैलाइड में देखने जाए तो अल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव है, हैलोजन है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे अगर देखने जाए तो R माइनस Na प्लस मतलब वो एक पॉजिटिव आयन होगा, तो R प्लस और R माइनस दोनों जुड़ के R डैश R मतलब आल्केन बनाएंगे, और सोडियम हैलाइड वहाँ से अगेन एलिमिनेट होगा। तो ये है उसकी मैकेनिज्म। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं आल्केन बनाने का, हाइड्रोलिसिस ऑफ RMgX मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, तो अल्काइल हैलाइड जो है Rx, उसकी अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो बनाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब R और X के बीच में मैग्नीशियम जब बॉन्ड बना देता है तो उसको बोलेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अल्काइल ग्रुप भी कोई भी हो सकता है और हैलोजन भी कोई भी हो सकता है। जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोलिसिस। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर में से H प्लस और OH माइनस जो फॉर्म होता है उसमें से H प्लस जो है वो RMgX में से R के पास जाएगा, मतलब वो अल्केन बनाएगा, और MgX के पास आएगा OH। तो ऐसे करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बनाएगा MgOHX और बनता है अल्केन। तो इस तरह से अल्केन बनाए जा सकते हैं। जो भी हम अल्काइल हैलाइड लेंगे उतने ही नंबर वाला हमको जो अल्केन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड में है CH3CH2I, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट वो बनेगा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बना। अब इस इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, तो H प्लस जो है वो CH3CH2 के पास जाएगा, मतलब वो CH3CH2 की जगह पे वो सेकंड वाले कार्बन पे एक और हाइड्रोजन लग गया, मतलब CH3CH3 इथेन बना। और जो OH है OH माइनस है तो वो जाएगा मैग्नीशियम और आयोडीन के साथ MgOHI बनाएगा। अनदर मेथड इज़ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन और एंड में होगा फंक्शनल ग्रुप COOH, तो इनको बोलेंगे हम फैटी एसिड। जब फैटी एसिड का अगर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, मतलब कि अगर वहाँ पे COOH में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे ये सोडियम या फिर पोटेशियम अटैच हो जाए तो उसको बोलेंगे हम सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का अगर हम सोडा लाइम मतलब कि मिक्सचर है दो कंपाउंड का NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इस सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो फैटी एसिड में से एक कम कार्बन वाला अल्केन मिलता है और Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट। मीन्स कि यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब एक कार्बन कम होता है
कार्ब ऑक्सीलेशन, डी कार्ब ऑक्सीलेशन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे कि सोडियम एसीटेट है CH3COO Na+ और NaOH और CaO सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आप देखोगे सोडियम एसीटेट मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है और उनकी जो प्रोडक्ट मिलती है वो है मीथेन, मतलब कि 1 कार्बन वाला अल्केन है, मीथेन बनता है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। वैसा ही आप एक एग्जांपल लोगे कि सोडियम प्रोपियोनेट, तो जब इस सोडियम प्रोपियोनेट की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 3 कार्बन है उसकी जगह पे 2 कार्बन वाला अल्केन मतलब ईथेन मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम यहाँ पे अल्केन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड देखते हैं, उसका नाम है कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। When concentrated solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, alkane is formed at anode। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा भी अगर बेसिक नॉलेज है तो अगर एक आप सेल देखने जाओ, अगर वहाँ पे एनोड और कैथोड है तो एनोड पे आप देखोगे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड जो है वहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर ये जो सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, तो जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मीन्स कि CH3COO Na सोडियम एसीटेट का जब आयोनाइजेशन होता है तो वो 2 पार्ट में अलग होगा, CH3COO- मतलब कि एसीटेट आयन और Na+ सोडियम आयन। तो अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बने तो एनोड जो है वहाँ पे एनोड पे एसीटेट आयन है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज एनोड पे ये माइनस वाला पार्ट है ये एनोड पे जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आप देखोगे जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे माइनस चार्ज ये दिखाता है कि इस माइनस एसीटेट आयन पे पहले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, अब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे रहता है तो वो बन जाता है एक फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल। जब इस फ्री रेडिकल में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है इस सेल में तो फिर वहाँ पे बचता है सिर्फ CH3 फ्री रेडिकल, उसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ऐसा एक मिथाइल फ्री रेडिकल होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल होंगे जो एक दूसरे के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से नेक्स्ट वो बनाएंगे अल्केन। तो एक मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ बॉन्डिंग करके यहाँ पे आपने देखा इथेन बनाया, तो सोडियम एसीटेट में से वहाँ पे मिला हमको इथेन। ये हमने देखा एनोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब यहाँ पे जो आयन बना था सोडियम Na+, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो जो इलेक्ट्रॉन सेल में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा इस कैथोड पे, तो वहाँ पे वो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आयन में से बन जाएगा सोडियम मेटल। अब ये सोडियम मेटल जो है वहाँ पे जो सॉल्यूशन था पूरा उसमें H2O के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन वायु जो रिलीज़ करेगा। तो आप देखोगे कि अगर हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगे तो वो मिक्सचर ऑफ अल्केन वहाँ पे देते हैं। ओके, सो इस स्लाइड में हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, बट पहले हम कुछ जान लेते हैं अल्केन के बारे में। तो अल्केन ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। अब ये पैराफिन जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है कि लीस्ट एफिनिटी टुवर्ड्स केमिकल रिएजेंट, मतलब ये जो अल्केन होते हैं वो केमिकल रिएजेंट के प्रति इनका कोई रिएक्शन होता नहीं है। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कौन सा रिएजेंट है, चॉइस रिएजेंट। थ्रू अल्केन कैन नॉट बी ऑक्सीडे दो अल्केन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 और K2Cr2O7। जो अल्केन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी वो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता
जबकि हैलोजन से उनका ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली अगर उनकी बात की जाए तो एसिड जैसे कि HCl, H2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट उनके साथ उनकी रिएक्शन नहीं होती। बट उनसे भी स्ट्रॉन्ग जैसे कि HF, SbF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, HF मतलब कि फ्लोरिक एसिड, और एक है मैजिक एसिड। मैजिक एसिड का अगर फार्मूला देखोगे तो FSO3H SbF5, ये है मैजिक एसिड। ये भी एक सुपर एसिड है। इन एसिड में ये जो आल्केन है, हायर चेन वाले भी आल्केन होंगे तो ये इसमें डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए इन स्ट्रॉन्ग एसिड में ये आल्केन डिज़ोल्व होते हैं। अब अगर इनकी रिएक्शन देखने जाए तो फर्स्ट होती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन देखना है तो हैलोजन के साथ आल्केन का रिएक्शन करेंगे। इनकी जब रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो सिर्फ क्या करना होगा, नॉर्मल जो लाइट होती है, या आप देखोगे अल्ट्रावायोलेट यूवी लाइट, तो यूवी लाइट में आल्केन और हैलोजन को अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर उनका रिएक्शन हो जाएगा, या फिर 250 डिग्री या फिर 400 डिग्री पे उनका रिएक्शन करवाना होगा, तब जाके वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये था फर्स्ट हैलोजिनेशन। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें हैलोजन में तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें मतलब कि हाइड्रोकार्बन में, तो टर्शरी की ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। और उसके बाद देखो आप CH3H मतलब मीथेन, तो ये रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन की। और रिएक्टिविटी में हैलोजन में देखें तो क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन की ज़्यादा है। अगर हम ये मैकेनिज़्म रिएक्शन देखें, अगर ईथेन का रिएक्शन क्लोरीन से होता है नॉर्मल लाइट में एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो इथाइल क्लोराइड बनाता है। जबकि आप देखोगे प्रोपेन की रिएक्शन करवाओगे क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलती है। एक होता है एन प्रोपाइल क्लोराइड 45%, दो प्रोडक्ट में से 45% होता है एन प्रोपाइल क्लोराइड, और दूसरी जो प्रोडक्ट मिलती है वो होती है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। मतलब यहाँ पे जो 3 कार्बन है उसमें से जो एंड में हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके क्लोरीन आता है, वो है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। बट जब सेकेंडरी बीच में जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके क्लोरीन वहाँ पे अटैच होता है तो वो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और वो प्रोडक्ट मिलती है ज़्यादा यहाँ पे क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिलता है 55%। वही प्रोपेन की अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाने जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलती है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो वो सिर्फ मिलता है 3% में, और 97% में हमको मिलता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये दोनों डिफरेंस है क्लोरीन और ब्रोमीन में। जब हैलोजिनेशन करते हैं तो ब्रोमीन में यहाँ पे जो सेकेंड में जो कार्बन था वो प्रोडक्ट हमको ज़्यादा मिलती है, मतलब जो बीच वाला कार्बन है वहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है, और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट मिलती है 97%। उसी तरह अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करेंगे सेम यही कंडीशन पे, तो जो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब कि एंड में जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा क्लोरीन, तो जो प्रोडक्ट मिली एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर 1 क्लोरोब्यूटेन, तो वो प्रोडक्ट मिली 28% में। जबकि सेकेंड लास्ट कार्बन है दोनों तरफ, अगर उसको जो सेकेंड में कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आता है तो वो प्रोडक्ट मिलती है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो वो ज़्यादा पोर्शन में मिलती है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जबकि आप ब्रोमीन में देखने जाओ तो नॉर्मल ब्यूटेन की अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे और वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है तो ये जो 1 ब्रोमोब्यूटेन है वो है ओनली 2%, और जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है वो मिलता है हमको 98%। मीन्स कि हमें ज़्यादा यील्ड मिलती है ब्रोमिनेशन में। अब यहाँ पे नॉर्मल हमने अल्केन लिया था, उसकी जगह पे अगर हम आइसोब्यूटेन लेते हैं तो आइसोब्यूटेन का अगर क्लोरीनेशन करवाने जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड 25 डिग्री सेल्सियस,
तो जो प्रोडक्ट मिलती है हमको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड वो होती है 64%, जबकि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलता है वो होता है 36%। इस अल्केन में हम लास्ट टॉपिक देखते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग। पायरोलिसिस का मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन, उसको अगर हम जो लंबी लंबी चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन है, या फिर उनको हम क्रैक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे यहाँ से, जो शॉर्ट नंबर है कार्बन के, अगर वो टूट जाते हैं, जो बड़ी अल्काइल चेन है वो टूट के छोटे अल्केन कंपाउंड में चेंज हो जाती है, तो उसको बोलेंगे क्रैकिंग। अब ये जो अल्केन है पैराफिन्स, उसको अगर हम 500 टू 600 डिग्री पे अगर हीट करेंगे तो वो इस रिएक्शन में जाएंगे और क्या करेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देंगे। मतलब कि अगर कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, जो पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम में डिकम्पोजिशन की वजह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलती है। तो यहाँ पे आल्केन, आल्किन और काफ़ी साइक्लिक कंपाउंड भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये क्रैकिंग की वजह से गैसोलीन का जो प्रॉपर्टी होता है वो और इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे क्रैकिंग में जो प्रोसेस है उसमें जो रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, थर्मल डिग्रेडेशन और एरोमेटाइजेशन जैसी रिएक्शन होती है। मतलब कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है नॉर्मल ब्यूटेन, अगर पेट्रोलियम में ये कंपाउंड है नॉर्मल ब्यूटेन, अगर उसका पायरोलिसिस होता है 500 डिग्री या उस पे ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे कंपाउंड मिलता है जैसे कि वन ब्यूटीन और हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट होता है। अगर ये चेन, अगर आप देखो कि वन ब्यूटीन की जगह टू ब्यूटीन, तो ये भी एक आप यहाँ से देख सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। फिर यहाँ पे अगर ये 4 कार्बन की जगह यहाँ पे एक कार्बन यहाँ से अलग हो जाता है, तो 2 प्रोडक्ट मिल सकती है जैसे कि प्रोपिन और मीथेन। और फिर अगर 4 कार्बन है तो यहाँ पे 2 अलग प्रोडक्ट जैसे कि इथीन और ईथेन, इस तरह से 2 प्रोडक्ट भी हमको अलग अलग मिल सकती है। तो पायरोलिसिस में बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है जो लॉन्ग चेन है, तो यहाँ से उनका ब्रेकिंग होता है और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड जैसे कि आल्केन, आल्कीन मिलता है और हाइड्रोजन, मीथेन गैसेस वहाँ से रिलीज़ होते हैं। एंड में है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब है अगर इन कंपाउंड को हम, इन आल्केन्स को अगर हम जलाए, कंबस्टन इनका हो, तो फिर क्या होता है कि वो अपने जो नॉर्मल कार्बन का जो सबसे स्टेबल कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप व्हीकल्स में देखोगे कि ये जो पेट्रोल होता है, गैसोलीन, वो ये सब आल्केन का मिक्सचर है। अगर उसको कंबस्टन, उसको जलाया जाए तो मतलब का उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन के साथ अगर उसका रिएक्शन करवाया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जनरेट करते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप देखोगे कि ये जो कंबस्टन रिएक्शन है कहाँ पे देखने को मिलता है कि एनर्जी, जो आल्केन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो ह्यूमन में एज ए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसा ही आल्केन्स है वो बहुत सारी इंजन में वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कंबस्टन से एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और वाटर भी वहाँ पे रिलीज़ होता है। अगर हम लास्ट में देखें एनालिसिस ऑफ आल्केन्स, तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ alkanes show that alkanes contains carbon and hydrogen only and have molecular formula CnH2n plus 2। तो आप किसी भी alkane का अगर फार्मूला देखो, अगर आप यहाँ पे नंबर रखने जाओ 1 या 2, तो फिर वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन ऐसा करके पूरी एक होमोलोगस सीरीज बनती है। सेकेंड है अल्केन्स आर अनरिएक्टिव टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट। हमने आगे देखा कि कुछ ही ऐसे कंपाउंड है, कुछ ही ऐसे एसिड है या हैलोजन है या कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है जिनके साथ ही अल्केन रिएक्ट करते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ केमिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है पैराफिन्स। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर,
dilute acid and bases, and also in concentrate H2SO4. They are soluble in non-polar solvents such as CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल है, जो कि है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम IR स्पेक्ट्रम, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने जाए, इट्स IR स्पेक्ट्रम डज नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फॉर अ फंक्शन। इसका अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है। So, okay student, we are concluding here Unit 3A alkanes. Thank you.